हाँ गाइस, देखिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ यूपी एजुकेशन मदरसा बोर्ड एक्ट को लेकर। देखिए यूपी मदरसा जो एजुकेशन एक्ट है वो क्या हुआ है, उसको जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है, उसे असंवैधानिक करार दिया गया है। यूपी सरकार ने कोर्ट को ये बताया कि ये जो है मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता जो है खराब होती जा रही है और बुनियादी शिक्षा जो है बच्चों को नहीं मिल पा रही है। इस वजह से देखिए क्या किया, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को पूरी तरीके से क्या किया, निरस्त कर दिया गया। कोर्ट का आदेश आया, यानी कि 22 मार्च शुक्रवार को कोर्ट का आदेश आया कि इसको जो है क्या किया जाए, इस एक्ट को जो है पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए और जो बच्चे हैं जो मदरसा में बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको क्या किया जाए, प्राइमरी स्कूलों में शिफ्ट किया जाए। अब ये एक्ट है क्या, ये जो है यूपी मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट जो है ये क्यों बना, कब बना, किस लिए बना, ये मैं आपको डिटेल से आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्या हुआ कि बोर्ड के सदस्यों ने जो है डिटेल ये जो है जजमेंट का इंतजार अभी कर रहे हैं कि अभी जो है कोर्ट में डिटेल जजमेंट पूरी तरीके से आया नहीं है और जब डिटेल जजमेंट पूरी तरीके से आ जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे हाई कोर्ट को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल होगी, सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं फैसला कब तक आता है, क्या इनके पक्ष में आएगा मदरसा एजुकेशन बोर्ड की, क्या इनके पक्ष में नहीं आएगा, लाखों लोग क्या बेरोजगार होंगे, क्या बच्चों की जो है बुनियादी शिक्षा जो है प्राइमरी स्कूलों में होगी। ये सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आप जो है बारी बारी से सुनते जाइए और देखते जाइए। देखिए ये जो है क्या किया गया कि राज्य में मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना के लिए जो है बनाया गया था, यानी मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है ये क्या हुआ, ये स्थापना की गई थी। इसकी शिक्षा संहिता के पैरा 55 में यूपी में अरबी फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार को राज्य के अरबी फारसी मदरसा को मान्यता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया, यानी कि जो रजिस्ट्रार है वही सर्वेसर्वा होता है, वही सबसे बड़ा अधिकारी होता है, वही मदरसा बोर्ड का जो है वो अधिकार देगा कि किस मदरसे को दिया जाए रजिस्ट्रेशन, किस मदरसे को मान्यता दी जाए, किस मदरसे को मान्यता ना दी जाए, किसको जो है एडेड किया जाए, किसको एडेड ना किया जाए। एडेड वगैरह करने का कार्य तो वो जो है राज्य सरकार का होता है, उसके बाद उसको अमली जामा ये लोग पहनाते हैं। तो अब यहाँ पर बात हो रही है, क्या हो रही है, उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 की। अब यहां पर देखिए, अब रजिस्ट्रार जो है ये मान्यता देने और परीक्षा आयोजित करने का जो है क्या करता है, वो अधिकार जो है उसको दिया गया है। परीक्षाएं कौन कौन सी, परीक्षा जो होती है मौलवी की होती है, परीक्षा जो होती है मुंशी की होती है, परीक्षा जो होती है आलिम की होती है, परीक्षा जो होती है कामिल की होती है, परीक्षा जो होती है फाजिल की होती है। इसमें जो है अध्यापक 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। अध्यापक कौन, एक होता है फौकानिया जो होता है ये FAUKANIYA फौकानिया मतलब कि ये 1 से लेके छोटे बच्चों को 5 तक लगभग पढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक होता है तहतानिया मतलब 1 से 5 तक पढ़ा सकते हैं। फौकानिया यानी अपर मिडिल जो क्लास होता है, यानी 6 से 8 तक पढ़ा सकते हैं। और एक होता है आलिया जो है अपर क्लास में, ऊंचे क्लास में जो है 9th 10th वगैरह में जो है पढ़ाते हैं। तो ये एक हो गया तहतानिया, एक हो गया फौकानिया और एक हो गया आलिया। तो ये जो है कैटेगरी में बांटा गया है मदरसा जो है ये शिक्षा बोर्ड को। अब यहाँ पर जो है, अब देखिए 1955 में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग का एक गठन किया गया। कब किया गया, कब, 1955 में अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ विभाग का गठन हुआ। उसके बाद मदरसों से जुड़े सभी कार्य, यानी मदरसों से जो कार्य, जो जितने भी कार्य जुड़े थे वो सब यूपी शिक्षा विभाग से हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन कर दिए गए। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन तो कर दिए गए, अल्पसंख्यक विभाग कल्याण के अधीन करने के बाद इसमें कुछ अड़चनें आने लगी, उसमें कुछ मुसीबतें आने लगी, उसमें कुछ कठिनाइयां आने लगी। तो क्या किया जाए, मसला यहाँ फंस गया। अब मदरसा शिक्षा बोर्ड जो है ये जो इसमें किया गया था अल्पसंख्यक विभाग का गठन, अब जो है इसमें अड़चनें आने लगी। तो ये क्या किया गया कि ये नियम को जो है अधिनियम के अंतर्गत नहीं
अब ये नियम जो है अधिनियम के अंतर्गत भी नहीं आता था, जो ये यूपी शिक्षा विभाग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया था। अब ये जो है अंतर्गत भी नहीं आता था। इन नियमों के तहत मदरसों को चलाने के कई दिक्कतें आने लगी। हमने कहा ना, कई दिक्कतें आने लगी, अड़चने आने लगी। तो मदरसों के स्तर में सुधार लाने के लिए मदरसा शिक्षा बोर्ड की स्थापना करने और उससे जुड़े मामलों को विधि पूर्वक, न्यायपूर्वक लागू करने के लिए एक कानून बनाने का फैसला लिया गया। एक कानून बनाया गया और उसके बाद जो है, यानी कि इसको जो अड़चने आ रही थी उसको जो है दूर करने के लिए एक कानून विधि पूर्वक बनाया गया और ये जो है सदस्यों का गठन किया गया और पूरा एक बोर्ड बनाया गया, एक पैनल बनाया गया और जिसके अंतर्गत जो है ये मदरसा जो है बोर्ड जो है ये संचालित होता है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि मदरसा बोर्ड में संचालित होने वाले सदस्य कौन कौन से होते हैं, अब सदस्यों की संख्या क्या होती है, इस तरीके के जो है नियम जो है कौन लागू करता है, लागू करवाना तो वो रजिस्ट्रार का काम होता है। देखिए, एक शिक्षाविद जो महान ज्ञाता होता है वो जो होता है वो क्या होता है, इस बोर्ड का निदेशक माना जाता है, उप निदेशक होता है, लेखा अधिकार जो है अधिकारी जो होता है लेखाकार विभाग का वो भी इसमें सदस्य होता है। और दोनों सदन जो यूपी के दोनों सदन हैं उसका जो मुसलमान नेता होता है वो भी जो है इसका सदस्य होता है। दारुल उलूम देवबंद का जो मोहबर लोग हैं वो भी जो है सदस्य बनाए जाते हैं। आजमगढ़ का जो भी है वहाँ मदरसा है उसके भी सदस्य बने हुए हैं। तो ये तमाम लोग, और रजिस्ट्रार जो अधिकारी होता है वो भी इसका सदस्य होता है और जो है उप रजिस्ट्रार भी होते हैं। तो ये सब मिलके ये जो है सदस्य का गठन होता है और रजिस्ट्रार जो होता है ये जो होता है ये क्या होता है, ये इसका जो है सर्वा होता है। देखिए, इसमें रजिस्ट्रार होता है, सब इंस्पेक्टर होता है और सब रजिस्ट्रार, 3 लोग मिलते हैं, 3 लोग मिलके जो है इसका संचालन करते हैं। अब यहाँ पर 1955 में जो अड़चने आ रही थी उसको तो सुधारा गया और ये जो है इसका गठन किया गया, अड़चने पैदा हो रही थी और जब इसको जो है कर दिया गया तो अब जो है यूपी में कुल मदरसे कितने, यूपी में कुल मदरसे 26,000 इस समय प्रेजेंट टाइम में 26,000। लेकिन कुछ ने तो रजिस्ट्रेशन अपना करवाया ही नहीं, कुछ ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया नहीं, कुछ ने रिन्यूअल ही नहीं कराया। अब देखिए 26,000 मदरसे, 12,800 मदरसे रजिस्ट्रेशन के बाद रिन्यूअल ही नहीं हुए, 12,800 मदरसे रिन्यूअल हुए ही नहीं। और उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या हुआ, 8,500 मदरसों जो है क्या हुआ, ये रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया और 4,600 मदरसे ये अपने खर्च से चलने लगे। और उसके बाद बाकी जो मदरसे बचे लगभग जो है 4,000-5,000 वो जो है अनुदानित, यानी राज्य सरकार द्वारा जो अनुदानित हुए थे उनके द्वारा जो है ये राज्य सरकार जो है पूरा खर्चा देता है, पूरी सैलरी देता है, पूरी तनख्वाह देता है, पगार देता है, उसके अनुसार जो है ये चलते हैं, एडेड जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पे ये एक्ट जो है असंवैधानिक मान लिया गया, हाई कोर्ट ने कहा कि ये असंवैधानिक है, इसे रद्द किया जाता है और सभी बच्चों को क्या किया जाता है, मदरसे के बच्चों को बुनियादी शिक्षा गुणवत्ता हासिल कराने के लिए उनको जो है प्राइमरी स्कूलों में जो सरकारी जो है परिषदीय विद्यालय हैं उसमें जो है इनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब यहाँ पे डिटेल इन्फॉर्मेशन अभी आना बाकी है। अब डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो उसके बाद देखिए प्रियंका अवस्थी, अब ये जो है क्या है, प्रियंका अवस्थी रजिस्ट्रार, इस समय मौजूदा अवस्था में रजिस्ट्रार कौन, प्रियंका अवस्थी। और हमने बताया है आपको रजिस्ट्रार क्या होता है, सर्वा होता है। अब प्रियंका अवस्थी जो है इन्होंने कहा है कि मैं पूरे प्रकरण पे नज़र बनाई हुई हूँ, यानी पूरे प्रकरण पे इनकी नज़र बनी हुई है। इन्होंने कहा है कि जैसे ही फैसला को आता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो इसको अमली जामा पहना दिया जाएगा, यानी इसको जो है ज़मीनी स्तर पर लागू कर दिया जाएगा, बच्चों का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा, यानी ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। और जो है जो शिक्षक होंगे वो जो है वो तो बेरोज़गार हो जाएंगे, उनका जो है कोई काम ही नहीं रहेगा। और उसके अलावा अब देखिए जस्टिस विवेक चौधरी और देखिए जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने, जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी इन लोगों ने जो है ये कानून को रद्द किया, यानी ये जस्टिस इन्होंने फैसला सुनाया कि ये पूरे तरीके से असंवैधानिक है, इसे रद्द किया जाता है। अब यहाँ पर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब जावेद साहब, देखिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन इफ्तिखार अहमद जावेद साहब ने क्या कहा है। जावेद साहब ने कहा है कि जैसे ही डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाती है, जैसे ही पूरा विस्तृत ब्यौरा आ जाता है, 2 लाख
बच्चों के भविष्य का जो है मामला है, और लोग जो बेरोजगार होंगे सो अलग। इसलिए हम लोग सीधे जाएंगे कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होगी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल होने के बाद इस पर जो है सुनवाई होगी। उसके बाद जो है जो फैसला आएगा वो सभी को मान्य होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम व मान्य होता है। उसके बाद जो है फिर वो कोई भी व्यक्ति फिर जो है किसी भी अदालत में नहीं जा सकता। भाई या तो आप किसी ज़िले में है तो वहाँ सिविल कोर्ट में जाइए, उसके बाद हाई कोर्ट में आप जाइए, उसके बाद आप जो है सुप्रीम कोर्ट में जाइए। भाई 3 ही कोर्ट है, तो ये 3 अब ये हाई कोर्ट से जो है रद्द हो चुका है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आना बाकी है। और इन लोगों ने कहा है, प्रियंका जो है अवस्थी ने कहा है कि मैं सारी प्रकरण पर नज़र बनाई हुई है और जैसे ही कोई फैसला आता है तो इस पे अमली जामा पहनाया जाएगा। अब यहाँ बात हो रही है गुणवत्ता की, यहाँ बात हो रही है मानकों को पूरा करने की। देखिए मदरसा उन्हीं जो ये मदरसा बोर्ड जो है उन्हीं लोगों को जो है ये क्या करता है, एडेड करता है या उन्हीं लोगों को मान्यता देता है जो मुंशी मौलवी आलिम और फाजिल, यानी कि ये तैतानिया, फौकानिया और आलिया अस्तर का जो है पूरा मानकों को ये पूरा करते हैं तो उनको जो है ये मान्यता प्रदान कर दी जाती है। अब यहाँ गुणवत्ता की बात हो रही है, हमने कहा ना यहाँ गुणवत्ता की बात हो रही है। अब गुणवत्ता क्या है वो देख लीजिए। देखिए ऐसा जो है ये अब सिट का गठन भी किया। भाई योगी सरकार ने क्या किया, सिट का गठन किया और सिट के गठन में इन्होंने क्या किया, बोला कि जाइए और आप जो है थोड़ा सर्वे करिए और जरा पता लगाइए कि ये मदरसों में हो क्या रहा है, गुणवत्ता की जांच कीजिए। तो सिट ने जब अपनी जो है पूरी विस्तृत रिपोर्ट जब सरकार के सामने पेश की तो उसमें बोले कि 80 मदरसे ऐसे हैं जहां पर विदेशी फंड जो है आ रहा है, 100 करोड़ का विदेशी फंड। ये किसने कहा? सिट ने अपनी रिपोर्ट में बोला 100 करोड़ का विदेशी फंड जो है इन मदरसों से 80 मदरसों में आया है और भी सिट अभी जांच करने में लगी हुई है। और सिट का कहना है कि मैं जो है इसके जो है तह तक जाऊंगा और पूरी जानकारी हासिल करूंगा। और इधर कोर्ट का फैसला भी जो है आ चुका है। अब यहाँ पर मसला ये है गुणवत्ता का। अब गुणवत्ता की जांच, ये देखिए क्या कहती है सरकार, कहता है कि बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा में क्या क्या आता है ये जरा जानना बहुत जरूरी है। देखिए शौचालय, पेयजल, कंप्यूटर कक्ष होना चाहिए, योग्य अध्यापक होने चाहिए। योग्य अध्यापक का मतलब जो अपने काम में निपुण हो, जो अच्छे तरीके से शिक्षा को जो चलाएं, जो अच्छे तरीके से अपने विषय में अपने विषय को पढ़ाएं, अपने विषय के ज्ञाता हों। ये सब जो है राज्य सरकार ने कहा कि ये सब जो है मदरसा में नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है इनको शिफ्ट किया जा रहा है। गुणवत्ता की जांच, देखिए योग्य शिक्षक होना बहुत ज़रूरी है। अगर योग्य शिक्षक अगर नहीं है, अयोग्य है और उसको किसी प्रकार से अवैध रूप से या किसी प्रकार से उसको नौकरी मिल गई है तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा, बच्चों को क्या भविष्य को सुधारेगा? उसका कंसेप्ट खुद का क्लियर नहीं होगा तो वो दूसरे का कंसेप्ट क्या क्लियर करेगा? उसको खुद की जब नॉलेज नहीं होगी, जो शिक्षक अपने विषय के प्रति वफादार नहीं वो आपके प्रति क्या वफादार होगा, आपके बच्चों के प्रति वफादार क्या होगा? मुसलमान अभिभावक लोग भी सुनिए, हर अभिभावक चाहता है कि मेरा बच्चे को अच्छी नॉलेज मिले, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा मिले, तो उसके लिए अच्छा टीचर चाहिए। बच्चा उसी टीचर को मानता है जो टीचर अच्छा पढ़ाता है। बच्चों को क्या लेना देना, ना एक पैसा लेना ना देना, बल्कि उसको देना ही है, स्कूल में लेना है नहीं, लेकिन बच्चा उसी टीचर को मानता है। ये तो साइकोलॉजी भी यही कहती है, बच्चा उसी शिक्षक को मानता है जो शिक्षक योग्य होता है, जो अच्छा पढ़ाता है, जो विशेषज्ञ होता है। जो अपने विषय के प्रति वफादार नहीं, वो आपके प्रति और आपके परिवार के प्रति क्या वफादार होगा? वो तो मक्कार होगा, वो झूठा होगा, वो फरेबी होगा, क्योंकि मक्कारी यहीं से शुरू होती है। जो गलत होगा वो तो मक्कारी होगा ही, वो अपने आप को छिपाएगा। देखिए हर इंसान अपने बारे में जानता है, अब वो कितने पानी में है वो भी ये जानता है। हर इंसान को अपने बारे में योग्यता अयोग्यता पता होता है, गुण अवगुण दोनों पता होता है। योग्य व्यक्ति जो होता है वो उदार, वो अच्छा, वो अपने विषय में निपुण होता है, अपने विषय का ज्ञाता होता है, मेहनत करता है। अगर नॉलेज किसी तरीके से हासिल नहीं हो रही है तो उस पर वो मेहनत करता है। मेहनत किसको कहा जाता है? मेहनत कहा जाता है कि वो उसको स्टडी करे, उसको अच्छे से पढ़े, कंसेप्ट को क्लियर करे, तभी तो वो बच्चों को बता पाएगा। जब उसका खुद का कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो वो बच्चे को क्या बताएगा, बच्चे को क्या देगा, बच्चा क्या हासिल करेगा? हर मुसलमान देखिए
शिक्षक जो अयोग्य हैं, जो मदरसे में, वो अपने ही मुसलमान भाई बहनों के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अभिभावक के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पढ़ के जब वो बुनियादी शिक्षा से महरूम रहेगा तो वो समाज में उठने बैठने लायक क्या रहेगा? क्या समाज में बराबरी का दर्जा उसे मिल पाएगा? क्या वो किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास कर पाएगा? क्या वो अच्छे ओहदे पे जा सकेगा? नहीं। अरे भाई, उसका जब बेसिक नॉलेज ही नहीं क्लियर है, जब वो टीचर ठीक से नहीं बताया, टीचर खुद ही बेसिक नॉलेज से जो है महरूम है, तो वो दूसरे को क्या बताएगा? उसको शिक्षा क्या देगा? और शिक्षा नहीं देगा तो मुसलमान तो अपने, एक तरीके से देखा जाए तो वो अपने ही पैर पे, मुसलमान भाइयों के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जो है अच्छा योग्य टीचर होना बहुत ज़रूरी है। अगर योग्य टीचर रहेगा तो वो शिक्षा को अपने स्तर से, अपने ज्ञान से ऊंचाइयों पर ले जाएगा, बच्चे को प्रेरित करेगा। कहा गया है, इसीलिए कहा गया है अ पुअर टीचर टेल्स ओनली, अ पुअर टीचर टेल्स ओनली, यानी जो पुअर टीचर होता है वो क्या करेगा? वो खाली आएगा और टेल करेगा, यानी बताएगा, टेल्स ओनली, बस ओनली। एन एवरेज टीचर, एवरेज का मतलब होता है जो औसत दर्जे के होते हैं, एवरेज। एवरेज टीचर क्या करेगा? एवरेज टीचर जो है ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देगा, यानी एक्सप्लेन, ये एक्सप्लेन करेगा, ठीक है ना। ग्रेट टीचर क्या करेगा? ग्रेट टीचर जो है ये क्या करेगा? ग्रेट टीचर जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा, ये जो है बच्चों को जो है ये डेमोन्स्ट्रेट करेगा, यानी उनको बताएगा, उनको जो है अच्छी नॉलेज जो है थोड़ा अवगत कराएगा। बट एन आइडियल टीचर, जो आइडियल टीचर होता है वो क्या करता है? इंस्पायर करता है। इंस्पायर का मतलब प्रेरित करता है बच्चों को आगे जाने के लिए। टीचर क्या है? टीचर इज ए फ्रेंड, गाइड, फिलोसफर, हेल्पिंग द एजुकेटेड टू गो फॉरवर्ड इन हिज ओन वे। क्या अयोग्य टीचर क्या अपने काम के प्रति जिम्मेदार हैं? क्या अपने काम के प्रति जो है ठीक तरीके से कर पा रहे हैं? वो अपने बारे में खुद सोचें। एक डॉक्टर से ज्यादा मरीज जानता है कि उसको क्या तकलीफ है, क्या बीमारी है। इसीलिए अच्छे बुरे हर चीज को, गुण और अवगुण दोनों, योग्यता और अयोग्यता दोनों की परख हर इंसान को होती है। वो अपने बारे में खुद जानता है। अब भले उसको छिपाए सो अलग बात है। मेहनत करना, और देखिए देश की तरक्की के लिए, देश की खुशहाली के लिए देखिए क्या करना होगा? आपको मेहनत करना होगा, आपको लगन से काम करना होगा, आपको बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा देना होगा। अच्छी शिक्षा दोगे तभी जो है उनका बुनियादी बेसिक नॉलेज क्लियर होगी और वो आगे की ओर प्रेरित होंगे। और ऐसा नहीं हो पाया। अभी हाल ही में एक टीचर ने व्हाट इज प्लेनेट, तो क्या हुआ? अर्थ इज प्लेनेट। क्या भैया? अर्थ इज प्लेनेट, व्हाट इज प्लेनेट मतलब कि भैया ग्रह क्या है? अगर पूछता नेम द प्लेनेट दैट हैज लाइफ, तब आप बोलते अर्थ। अब वो टीचर ने अर्थ। अब व्हाट इज प्लेनेट का परिभाषा, हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ये है इसकी परिभाषा, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन कुछ आंसर कुछ। तो इस तरीके से बुनियादी जो है, जो शिक्षा जो है वो नहीं मिल पाना जो है, ये एक राज्य सरकार ने, मैंने नहीं, राज्य सरकार ने ये बाकायदा लिखा है और इसको जो है हाई कोर्ट के सामने पेश किया गया है और हाई कोर्ट ने इसको माना कि हाँ ये हो सकता है कि ये जो है ऐसा हुआ है। भाई अगर शिक्षक अगर टेट क्वालिफाइड है, बीएड या बीटीसी है, तब आप उसको जो है योग्य है वो, और उसको नॉलेज होगी तो वो टेट क्वालिफाई करेगा तो जाहिर सी बात है। तो अब सरकार को क्या चाहिए, या मेरी अब यहाँ पे निजी राय क्या है, सरकार को चाहिए कि टेट क्वालिफाइड टीचर को रखे, टेट क्वालिफाइड टीचर को। जब टेट क्वालिफाइड टीचर होगा और उसके अलावा बीएड या बीटीसी किया हुआ हो, तो ये जो है क्या होगा, ये अच्छे तरीके से जो है नॉलेज मुहैया कराएगा, ये जो है अच्छे तरीके से जो है उसको पढ़ा पाएगा। अभी मुझे याद आ रहा है महाराष्ट्र में क्या हुआ भाई, पुणे यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड किया है, टेट भी क्वालिफाइड मैंने किया है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, महाराष्ट्र में, अब मैं महाराष्ट्र में आता हूँ। महाराष्ट्र में जो है 2000 लगभग 8 या 9 में क्या हुआ, वैकेंसी निकली उर्दू टीचर की। वहाँ पे जो है जो टीचर जो है वैकेंसी जो भरे, जो इनका हो गया, जो डीएड नहीं किए थे उनको गवर्नमेंट ने कहा कि आप डीएड करिए, तब तक मैं 1500 रुपया प्रतिमाह आपको दूंगा, 1500 रुपया प्रतिमाह। जिन लोगों ने डीएड पास कर लिया उनका हो गया और उनका जो है 6 पे कमीशन लागू हुई और आज जो तनख्वाह जो सबको मिलती है
50-55 हज़ार जो भी है वो जो है उनको मिल रही है। सरकार को चाहिए कि टेट परीक्षा का आयोजन कराए, क्वालिफाइड टीचर हों, बीएड बीटीसी हो, और टेट क्वालिफाइड होगा तब वही टीचर जो है दोबारा रख लिए जाएं और उसके बाद पढ़ाई, शिक्षा की गुणवत्ता ऑटोमेटिक से सुधर जाएगी। सच्चाई कड़वी होती है लेकिन ये सच है। तो कुछ मैं अयोग्य की बात कर रहा हूं, योग्य की नहीं, बहुत से योग्य भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अयोग्य टीचर क्या करेगा, वो जो है देश अपने तो अपने, उसके परिवार को, उसके बच्चे को तो छोड़ दीजिए, देश के प्रति न्याय नहीं कर पाएगा, देश के प्रति जो है वो वफादारी नहीं कर पाएगा। जो टीचर अपने विषय के प्रति वफादार नहीं, वो आपके और आपके बच्चे के प्रति क्या वफादार होगा। अब चाहे वो मुसलमान हो, अब यहाँ पे हिंदू, ईसाई, जैन, बौद्ध ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई हमको तो इस तरीके से कोई सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर कई कारण सरकार ने रखे हैं। अब देखना यह है कि इसकी विस्तृत रिपोर्ट जब आती है और उसके बाद जो है क्या होता है, ये अमली जामा अभी पहनाना बाकी है। तब तक के लिए धन्यवाद, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, आपका दिन अच्छा हो, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।